नमस्कार। आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मेंस का 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर आज हम डिस्कस करते हैं। किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं और उनका क्या वेटेज रहा है और उनका क्या सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 हेल्ड ऑन 23/8/26 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक से इस बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर हम टॉपिक की बात करें यूपीएससी मेंस के लिए, तो एक टॉपिक आपका बायोटेक होता है। टिक लगा हुआ है, इसका मतलब यहां से प्रश्न इस बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका आया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, एक क्वेश्चन आपका आया है स्पेस टेक्नोलॉजी से, और एक क्वेश्चन आपका आया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से, जिसमें एआई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारे आपके फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के ही पार्ट हैं। बट इनमें से एआई से सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें नैनोटेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इसमें कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब 3.0, 2.0, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें आपका कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर और मॉलिक्यूलर कंप्यूटर, एनर्जी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हर साल कहीं ना कहीं से जो क्वेश्चंस किसी न किसी टॉपिक से आते ही हैं, तो इस बार जो है यूपीएससी ने इन 4 टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। आने वाले समय में यानी कि अगले साल हो सकता है कि नैनोटेक से, आईसीटी से, कंप्यूटर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आपसे ये पूछ सकता है। लेकिन ये आपके क्या है, बर्निंग इश्यूज जो होते हैं उनसे संबंधित चीजें आपके यहाँ पर पूछी जाती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि बायोटेक से जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो कौन सा है। तो क्वेश्चंस आपको यहां पर है, 2 उदाहरण देते हुए समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में किस प्रकार सहायता की है। एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडियन फार्मर्स इन प्रोसेसिंग देयर पेरिशेबल क्रॉप्स। तो ये यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे पेरिशेबल क्रॉप्स, प्रोसेसिंग, इंडियन फार्मर्स एंड 2 एग्जांपल्स। आपको इन्हीं पर क्या करना है, फोकस करना है। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्लास में आप लोग पढ़ते भी हैं और कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में ये प्रश्न रहा भी होगा कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया गया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इस पर आपको फोकस करना है वो 2 एग्जांपल्स पे फोकस करना है। और वो 2 एग्जाम्पल कौन होने चाहिए, वो 2 एग्जाम्पल आपके इंडियन फार्मर्स को जो हेल्प करने वाले हैं, उनकी जो नाशवान फसलें होती हैं यानी कि पेरिसेबल क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो बनाया गया है। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर देखा जाए तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है आपका जीन एडिटिंग और जीन साइलेंसिंग से, आपका सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखा जाए यहां पर हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में यानी कि जैव तकनीक में हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें 2 टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारा होता है जीन एडिटिंग और एक हमारा होता है जीन साइलेंसिंग। ये 2 टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ने का काम करते हैं और यही चीजें आपसे दोनों पूछ रहा है कि क्या आप जीन एडिटिंग के बारे में और जीन साइलेंसिंग के बारे में जानते हैं। जीन एडिटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है वो CRISPR-Cas9 है और जीन साइलेंसिंग के लिए यूज किया जा रहा है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। इसको जीन को काट दिया जाता है, इसको हम कह सकते हैं नॉक आउट और इसको हम लोग कह सकते हैं नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब होता है कि हम जीन को क्या कर सकते हैं,
जब साइलेंस कर देते हैं। और नॉक आउट का मतलब होता है कि जो जीन हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको हम काट के क्या कर दें, निकाल दें। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि अभी हाल ही में भारत सरकार में एक धान का विकास किया गया है, आरएनएआई इंटरफेरेंस के द्वारा धान का विकास किया गया है। हमने केला बनाया है, हमने आलू बनाया है, हमने टमाटर बनाया है, हमने सेब को डेवलप करने का काम किया है। यानी कि जो ऐसी फसलें होती हैं जो कम समय में ही खराब हो जाती हैं, तो वो जल्दी खराब ना हो, उनके परिवहन में लंबी दूरी तय करने में वो सड़े ना, उनके छिलके जो है मुलायम ना हो जाएं, इन सब से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, फूड प्रोसेसिंग करने का काम किया है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉपर उपयोग किया गया है। अब बात आती है कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीन एडिटिंग में क्या करते हैं कि हम जिस वांछित जीन, जिसको हम चाहते हैं कि वो जीन काम ना करे, जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि टमाटर में एक ऐसी जीन है जो टमाटर को कम समय में उसके छिलके को सड़ा देती है या वो रोट कर देती है, तो हम क्या कर दें, उस जीन को साइलेंस कर दें। या हम चाहते हैं कि ऐसी कॉफी बनाना जो कॉफी में कैफीन की मात्रा कम हो, ऐसा तंबाकू का पौधा उगाना जिसमें क्या हो, निकोटीन की मात्रा कम हो, तो हम क्या करते हैं, उस जीन को साइलेंट कर देते हैं। उस जीन को साइलेंट करने के लिए हम लोग आरएनएआई यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस का काम करते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है, उस आरएनए को एक डाइसर नाम के प्रोटीन से, एर्गोनेट प्रोटीन के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि आगे उसकी जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉक आउट कह दिया जाता है। जीन एडिटिंग में हम क्या करते हैं, जीन एडिटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी वांछित जीन को हम CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्रिस्पर क्या होता है, क्रिस्पर एक प्रकार का डीएनए का खंड होता है जिसमें एक जीआरएनए गाइड आरएनए बनता है और एक Cas9 प्रोटीन बनता है, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 बनता है। ये गाइड आरएनए क्या करता है, जिस डीएनए को हमको काटना होता है उस डीएनए तक इस Cas9 प्रोटीन को ले जाता है और हम उस स्पेसिफिक साइट पे पहुंच करके उस डीएनए को वहां पर कट कर देते हैं। और उस डीएनए जीन के कट करने के बाद उसका ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही उससे नई प्रोटीन बनेगी। तो अब जिस प्रोटीन की वजह से कोई फसल जल्दी खराब हो जा रही थी, अब वो प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो वो फसल जल्दी खराब नहीं होगी। इस आधार पे इसको हम लोग देखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मोस्टली जीन एडिटिंग और जीन साइलेंसिंग से ही आपसे प्रश्न पूछे जाने का कार्य किया गया था। इसको आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात आती है, जैसे हम बात करें, दो एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं कि वो दो एग्जाम्पल बताइए जिसके द्वारा हम ये बता सकें कि कौन सी प्रक्रिया यहां पर हो रही है। तो यहां पर देखा जाए तो पूसा के द्वारा DRR धान 100 का विकास किया गया है। इसको आप लिख सकते थे यहां पर DRR धान 100 का विकास किसने किया है, ये पूसा ने किया है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते थे। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल किसका पूछा गया है, भारतीय किसानों को क्या लाभ हो गया है उसके बारे में आप ध्यान देंगे। हमने एक सरसों का विकास किया है, इसमें आरएनएआई टेक्नोलॉजी के द्वारा सरसों में क्या होता है, एक केमिकल निकलता है। सरसों में एक केमिकल होता है, इसका नाम है यूरिसिक एसिड। यूरिसिक एसिड ये हमारे हार्ट के लिए क्या होता है, नुकसान करता है। इस एसिड की मात्रा को या इस केमिकल की मात्रा को कम करने के लिए हमने क्या किया है, एक जीन को यहां पर आरएनएआई इंटरफेरेंस के द्वारा, आरएनएआई इंटरफेरेंस के द्वारा हमने क्या किया है, जीन को काटने का काम किया है। और सॉरी, जीन को हमने क्या किया है, साइलेंट करने का काम कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो सेब हो गया, सेब, आलू, इन सबको जो उसमें जो भूरापन हो जाता है काटने के बाद, तो काटने के बाद जो भूरापन ना हो, खराब ना हो, उसके लिए, भूरापन के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उसको हम लोगों ने क्या किया है, एंटी ब्राउनिंग के लिए क्या किया है, इसको साइलेंट करने का
काम किया है। एंटी साइलेंट करने के लिए हमने क्या किया है, काम किया है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया है, टमाटर और केले का भी विकास किया है। टमाटर और केले का विकास किया गया है। तो एक एग्जाम्पल आपसे पूछा था, दो एग्जाम्पल आपसे पूछे गए थे, इनमें से किसी दो का एग्जाम्पल आप लेकर के टमाटर और केला जल्दी खराब ना हो, इसके लिए हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंस करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या करते हैं, साइलेंसिंग करने का काम किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें टमाटर और केला, तो एक होता है आपका इथाइलिन, जो फलों को क्या करता है, पकाने का काम करता है। तो इथाइलिन बनाने वाला जो जीन होता है, अगर उस जीन को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो वो जीन नहीं बनेगा, नहीं होगा तो इथाइलिन नहीं बनेगा, और इथाइलिन नहीं बनेगा तो टमाटर और केला क्या हो जाएगा, जल्दी सड़ेगा नहीं, जल्दी पकेगा नहीं, उसके छिलके जल्दी खराब नहीं होंगे, तो परिवहन में लंबे समय तक उसको हम ले सकते हैं, जिससे किसानों को फल खराब नहीं होंगे, तो उनकी आय बढ़ेगी, उनको नुकसान नहीं होगा। इसलिए जो है वो ये बहुत फायदा करने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक और काम किया गया है, इसको डेवलप किया गया है आपका मोहाली ने डेवलप किया है। मोहाली में NABI के द्वारा किया गया है केले का विकास। NABI के द्वारा मोहाली में है, उसने क्या किया है, इसका विकास किया है, और इसका उपयोग किया गया है आपका, ध्यान रखिएगा, क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी का क्या करके इसका उपयोग किया गया है। इसको आप लिख सकते थे। ऐसे ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने डेवलप किया है, वो क्या है आपका मूंगफली। मूंगफली में एक कवक लग जाता है, उसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन नाम का क्या होता है, एक कवक लग जाता है, और ये एक विषैला पदार्थ होता है, ये एक विषैला पदार्थ है, और इससे जो है वो बीमारी हो जाती है, इंसान में जहर फैल जाता है। तो क्या किया गया है कि मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन ना लगे, इसके लिए उस एक्टिविटी को, उस जीन को नष्ट करने का काम किया गया है, जिससे क्या हो जाए आपका कि जो पीनट इससे जो बनने वाला है, वो पीनट लंबे समय तक चले। इससे बनने वाला जो पीनट है, तो जब पीनट लंबे समय तक चलेगा, तो इससे किसानों की आर्थिक लाभ अच्छा होगा, और उसका उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाएगा। इसका उपयोग भी RNAi तकनीक के द्वारा किया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपके क्या हो गए, दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहां पर आप ये भी समझा सकते थे कि ये कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्पर केस 9 कैसे काम करता है, तो ये एक प्रकार की क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि एक जीन होता है, इस जीन के दो पार्ट होते, इसको कहा जाता है क्रिस्पर DNA कहा जाता है। इसके दो जीन होते हैं, इसमें एक जीन क्या करता है, इसमें ये ट्रांसक्रिप्शन होकर के gRNA बनाता है, और एक पार्ट इसका डेवलप करता है कौन सा, केस 9 प्रोटीन बनाता है। इसको गाइड RNA कहते हैं, इसको केस 9 कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक डिजायर्ड जीन है, जिसको हमको क्या करना है, स्पेसिफिक साइट से कट करना है। ये मान लीजिए कोई जीन है, जिसको हमको क्या करना है, स्पेसिफिक साइट से कट करना है, मान लो यहां से और यहां से कट करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये गाइड RNA है, ये क्या करता है, इस केस 9 प्रोटीन को अपने साथ लेकर के आगे की ओर बढ़ता है, और यहां पर आकर क्या करता है, ये इसको जोड़ देता है, और ये केस 9 प्रोटीन हो जाता है। तो ये केस 9 प्रोटीन, और ये क्या है, gRNA प्रोटीन होता है। केस 9 क्या करता है, अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट से क्या कर देगा, इस जीन को क्या कर देता है, कट कर देता है, और जब जीन कट हो जाएगा, तो अब ये आगे जो है प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, और फिर इसको जोड़ दिया जाता है लाइगेज एंजाइम से। तो जो जीन हमको कट करना होता है, उसको हम इस सिस्टम के द्वारा क्या कर देते हैं, काटने का काम करते हैं। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली
इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, clustered regularly inter spaced short palindromic repeats। ये एक प्रकार का क्या होता है, सेगमेंट होता है। और केस 9 का मतलब होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। ये मिलकर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डीएनए को स्पेसिफिक साइट से या स्पेसिफिक जीन को स्पेसिफिक साइट से क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। ये प्रोसेस जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन से पहले हो जाती है। और जो आपका आरएनएआई होता है, आरएनए इंटरफेरेंस होता है, जो नॉक डाउन होता है, वो क्या होता है आपका, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। उसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आरएनएआई टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं कि जिस जीन को काटना होता है उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक डाइसर नाम का प्रोटीन होता है, उससे इस डीएनए को कट करते हैं और इससे माइक्रो आरएनए या मिनी आरएनए या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए का निर्माण होता है। फिर यहां पर एक क्या होता है आपका, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उससे जोड़ते हैं इसको, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उससे इसको जोड़ देते हैं। और फिर यहां पर क्या होता है, एक आपका ये जीन है जिसको हमको काटना है। इस जीन को काटने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, एग्रो, एक होता है प्रोटीन एग्रो नॉट प्रोटीन होता है, उससे हम क्या कर देते हैं, इस डीएनए को क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक साइट पर कट कराने का काम करते हैं। और ये जो आपका आरएनए होता है जो बन करके आया है कहां से, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, डीएनए से, सॉरी, ये डीएनए से जो ये आरएनए बन के आया है, इस आरएनए को हम क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक साइट पे ये जुड़ जाता है, इसको साइलेंट कर देता है। तो ये आरएनएआई इंटरफेरेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, दोनों का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जो आपका पहला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि दो उदाहरण देते हुए समझाएं कि जैव प्रौद्योगिकी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में किस प्रकार सहायता की है। तो आप इस एग्जाम्पल से दोनों नॉकडाउन और नॉकआउट का एग्जाम्पल दे करके, मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं उनमें से कोई दो एग्जाम्पल दे करके आप बता सकते थे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन था। इसमें सरसों वाला दे सकते थे, धान वाला दे सकते थे, या आप मूंगफली दे सकते थे, या आप केला वाला दे सकते थे। कोई भी दो एग्जाम्पल दे करके इसको आप आराम समझा सकते थे और 150 शब्दों में इसको आप आराम से लिखने का कार्य कर सकते थे। ये ध्यान रखना था आपको। इसके बाद बात आती है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसी साल हम लोगों ने 6 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने हमारा जो सेकेंड स्टेज है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से चलता है, उसमें हम लोगों ने एक क्रिटिकलिटी हमने हासिल की थी। इसीलिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है कि एक द्रुत प्रजनक रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद बताइए। कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम प्रोटोटाइप एफबीआर के संदर्भ में क्रिटिकलिटी पद की व्याख्या कीजिए। हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं। तो यहां पर आपको पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच में अंतर बताना है आपको। फिर बताना है कि क्रिटिकलिटी क्या होती है,
और इसके बाद हमको बताना था कि ये हमारे देश के लिए क्लीन एनर्जी का जो फ्यूचर है उसका निहितार्थ क्या है, इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी आपको 1.5 शब्द में लिखना था। तो पहले आपको ये जानना है कि भारत सरकार जो है वो ने 3 चरणों में हमारा जो 3 चरणीय जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसमें जो हमारा प्रथम चरण है इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं। हमारा जो दूसरा चरण है इसमें हम लोग यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज करते हैं। और हमारा जो तृतीय चरण है इसमें हम लोग यूज करेंगे या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का यूज कर रहे हैं। इसमें जो हमारा प्रथम चरण है इसको हम लोग कह देते हैं थर्मल न्यूक्लियर पावर, तापीय नाभिकीय। इसे हम लोग कह देते हैं फास्ट ब्रीडर यानी कि द्रुत, जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है, यहां पर द्रुत प्रजनक और तापीय परमाणु रिएक्टर। तो द्रुत प्रजनक और तापीय नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात करना है। तो आपको यहां पर ध्यान यह रखना था कि पहले आपको बताना था कि यह हमारा क्या है, प्रथम चरण हमारा रिएक्टर का नाम क्या होगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें जो हम ईंधन यूज करते हैं वो ईंधन हम यूज करते हैं प्राकृतिक यूरेनियम यूज करते हैं, जिसमें हमारी मात्रा 235 और 238 की होती है। ये हमको सीधे ऊर्जा देता है, ये हमको तोड़ करके देता है प्लूटोनियम 239, सीधे ऊर्जा नहीं देता है। तीसरा, अगर बात किया जाए कि इसमें मंदक का यूज अगर कहा जाए तो इसमें मंदक का यूज करते हैं आपका DTU यूज किया जाता है। और अगर यहां पर हम बात करेंगे शीतलक का तो शीतलक का भी यानी उपयोग यहां पर DTO के रूप में किया जाता है। द्वितीय रिएक्टर में देखा जाए तो यहां पर हम बात करते हैं यूरेनियम 239 की और साथ में 38 की और प्लूटोनियम 239 की हम लोग बात करते हैं। यहां पर हमको कोई मंदक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहां पर शीतलक के रूप में हम यूज करते हैं लिक्विड तरल सोडियम का हम लोग यूज कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन तृतीय चरण में हम यूज करते हैं क्या, आपका थोरियम 232 और यूरेनियम 233 का यूज करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो हम एडवांस हैवी वाटर की बात यहां पे कर रहे हैं, यानी कि यहां पर मंदक के रूप में हम यूज कर लेते हैं आपका DTO या नॉर्मल पानी, लेकिन शीतलक के रूप में यहां पर हम यूज करते हैं क्या, आपका H2O का यूज करते हैं। अब यहां पर जो सबसे डिफरेंस बात है वो आपका पूछा गया है, जिस पे हमको फोकस करना है, वो ये है कि द्रुत प्रजनक रिएक्टर और तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच में भेद क्या है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो प्रथम चरण में होता है वो हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 का और यूरेनियम 238 का। इन दोनों को तोड़ने के लिए जो हमको न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं वो न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन का मतलब होता है, इसको कहा जाता है थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको यूरेनियम 235 और 238 को तोड़ने के लिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, जिसकी गति क्या हो, धीमी हो। फास्ट न्यूट्रॉन कभी भी यूरेनियम 235 और 38 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो हमको चाहिए होता है थर्मल न्यूट्रॉन। जबकि प्लूटोनियम को तोड़ने के लिए हमेशा चाहिए होता है कौन सा, आपका न्यूट्रॉन हमेशा कैसा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट का मतलब होता है फास्ट न्यूट्रॉन, तेज गति वाले न्यूट्रॉन का उपयोग करना है हमको, जिससे कि
प्लूटोनियम के नाभिक को आसानी से तोड़ा जा सके। अब बात आती है कि फास्ट न्यूट्रॉन जो होगा तभी हम यूज कर सकते हैं जब हम इसमें मंदक का यूज यानी कि मॉडरेटर का यूज नहीं करेंगे। अगर इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको न्यूट्रॉन की गति को क्या करना है? मंद करना है या धीमी करना है। जबकि इसमें हमको क्या करते हैं? मंदक का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमको न्यूट्रॉन की गति को क्या करना होता है? धीमा करना होता है। तो आपको यही बताना था बेसिकली जो डिफरेंस है कि फास्ट का मतलब होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन का उपयोग यहां पे नहीं होता है क्योंकि प्लूटोनियम को तोड़ना है। अब फास्ट ब्रीडर में फास्ट का मतलब क्या हो गया? फास्ट न्यूट्रॉन। ब्रीडर का मतलब होता है कि जितना हम ईंधन डालेंगे उतना ही हमको और एक्स्ट्रा ईंधन मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता? ध्यान रखिएगा, इस रिएक्टर में यानी कि FBR में हम क्या करते हैं? हम एक कोर लेते हैं और एक ब्लैंकेट लेते हैं। कोर में जो हमारा स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट से जो हम क्या करते हैं? यूरेनियम को निकालते हैं। इसको तोड़ने पर हमको क्या मिलता है? जो प्लूटोनियम 239 मिलता है, इसको हम इसके कोर में रख देते हैं और इसके ब्लैंकेट में रखते हैं यूरेनियम 238 रखते हैं। अब क्या होता है? इसको हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं, तो इससे हमको मिल जाता है प्लूटोनियम 239 मिलता रहता है। और इसको हम क्या करते हैं? जब न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं तो हमको सीधे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सीधी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? फास्ट न्यूट्रॉन का, स्लो न्यूट्रॉन का यूज करके यूरेनियम 238 को तोड़ के क्या बना रहे हैं? प्लूटोनियम 239 बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्लूटोनियम 239 को तोड़ करके हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें होता यह है कि जब हम तोड़ते हैं न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन जब तोड़ेगा यूरेनियम को तो यहां पे नए मिलेंगे हमको न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि एक श्रृंखला अभिक्रिया होने के लिए, क्या होने के लिए? एक श्रृंखला अभिक्रिया होने के लिए हमेशा जो है वो जितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं उतने ही न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए? यूज होने चाहिए, या जितने यूज हो रहे हैं उतने ही बनने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? वो अवशोषित हो जाते हैं। किसके द्वारा? रॉड के द्वारा। और कुछ क्या हो जाते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? वो इस चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 न्यूट्रॉन डेवलप किए। इस 100 न्यूट्रॉन में मान लीजिए क्या हो गए? 25 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए और मान लीजिए 25 न्यूट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो बचे कितने? 50 न्यूट्रॉन। लेकिन हमको रिएक्शन को लगातार बनाए रखने के लिए कितना चाहिए? 100 न्यूट्रॉन चाहिए। यानी कि जितने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जितने न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं, उनकी संख्या और जितने रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उन सब का रेशियो समान होना चाहिए। यानी कि वह बिंदु, जिस बिंदु पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या अवशोषित और बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों संख्या भी क्या हो जाए? उसे संतुलित हो जाए। उस प्रोसेस को या उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपका क्रिटिकलिटी कही जाती है। क्या कहा जाता है? क्रिटिकलिटी। जैसे मान लीजिए कि हमको एक रिएक्शन को लगातार बनाए रखने के लिए 100 न्यूट्रॉन चाहिए। तो अब हमको क्या करना होगा? और हमको पता है कि 25 एब्जॉर्ब हो रहे हैं और 25 वहां से रिलीज हो चले जा रहे हैं, तो बच कितने रहे हैं? 50। यानी कि हमको 150 न्यूट्रॉन को लगातार क्या करना होगा? बनाए रखना होगा, जिससे कि 25 अगर एब्जॉर्ब भी हो जाएं और 25 बाहर चले आए तो कंटिन्यू अभिक्रिया करने के लिए जो 100 न्यूट्रॉन चाहिए उनकी संख्या हमेशा क्या हो? बनी रहे। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिटिकलिटी, यानी कि वह बिंदु जिस पर न्यूट्रॉन
अभिक्रिया करने वालों की न्यूट्रॉनों की संख्या, अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या और बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से संतुलित हो जाए कि जितनी न्यूट्रॉन बन रहे हैं उतनी ही मात्रा में न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेकर के प्लूटोनियम को तोड़ करके ऊर्जा बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसको कहा जाता है क्रिटिकलिटी कही जाती है। तो ये क्रिटिकलिटी हम लोगों ने 6 अप्रैल 2026 को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में लगा हुआ है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भावनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और उसमें 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने की जो हम लोगों ने वो प्रोसेस को अचीव कर लिया है। और इसको अचीव करने के साथ ही हम जो है वो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। ये दूसरा चरण हमको थर्ड स्टेज में जाने में बहुत आसानी करेगा। हमारे जो थर्ड स्टेज में, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि थोरियम को भी डालते हैं, और इसमें जो थोरियम डालेंगे वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी यूरेनियम 233 को हम क्या करेंगे, अपने थर्ड स्टेज के एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, और बहुत जल्दी ही हम अपने तीसरे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपको यहां पर बात ये बतानी है एग्जैक्टली ये बताना है कि हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन को प्राप्त करना है। यानी कि जितना कार्बन इमिट करेंगे उतना ही कार्बन हम अवशोषित करके एनवायरमेंटल में नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट की बिजली बनाने का काम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु ऊर्जा से कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, कोई कार्बन का इमिशन नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों ने 2025 में शांति एक्ट लेकर के आए हैं, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025, जिसमें हम लोगों ने 1962 के और 2010 के जो परमाणु ऊर्जा के लिए जो एक्ट बनाए गए थे उनको हटा करके इसको वहां पर शामिल किया गया है। इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनियों को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में शामिल होने का सीधा लाभ मिलेगा, और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को प्राइवेट स्तर पर निजी स्तर से जोड़ करके और बढ़ाने का काम किया जाएगा। हमने लक्ष्य रखा है कि 2037 तक आते आते स्मॉल जो हमारे मॉड्यूलर जो आपके रिएक्टर्स हैं उनका विकास करना है, और इस प्रकार से हमको ऊर्जा के कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है जिससे कार्बन का इमिशन नहीं होता है, और हम अच्छे तरीके से ऊर्जा की प्राप्ति कर देश के सामाजिक आर्थिक विकास की उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था वो ये आया था कि मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में प्रयुक्त प्रतिबिंबन तकनीकों की विवेचना कीजिए। यह विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जाता है। मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ द मिशन दृष्टि, डिस्कस द इमेजिंग टेक्निक्स यूज्ड इन सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 3 मई 2026, व्हाई इज इट इज बीइंग कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि 3 मई को एक प्राइवेट कंपनी है गैलेक्सी आइस, बेंगलोर की गैलेक्सी आइस नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, जिसने एक अपना प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे भारी एक उपग्रह था। इसका नाम था ओप्टोसार था। एक प्रकार का क्या है आपका उपग्रह है। इसका वजन लगभग 190 किलोग्राम का था, और इसको फाल्कन 9 जो आपका क्या है स्पेस एक्स का एक लॉन्च व्हीकल है, इससे जो है वो 3 मई 2026 को जो है इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, और इसका नाम रखा गया था मिशन दृष्टि। ऑप्टोस्टार जो है अपने आप में ये पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें 2 प्रकार के राडार का यूज किया गया था, इमेजिंग
राडार में हम लोगों ने यूज किया है एक ऑप्टिकल इमेजिंग राडार का यूज किया है। यानी कि इसमें हम लोग जो है वो दृश्य प्रकाश, जो हमको प्रकाश में देखने में, और साथ साथ हमको इसमें इंफ्रारेड, दोनों में देखने का काम कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें SAR का यूज किया है, उसका नाम है आपका सिंथेटिक अपर्चर राडार। सिंथेटिक अपर्चर राडार जो होता है, अभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने हाल ही में भारत और नासा ने मिलकर के निसार भेजा था। तो निसार भी प्रकार का क्या है आपका सिंथेटिक अपर्चर राडार है, लेकिन इसमें केवल सिंथेटिक अपर्चर राडार था। ऑप्टो स्टार अपने आप में इस रूप में भिन्न है क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जो आपका भू अन्वेषण वाला, भू मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला, जिसमें एक ही उपग्रह में दोनों प्रकार के इमेजिंग टेक्नोलॉजी को डाला गया है। ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर राडार तकनीक दोनों को डाला गया है। इससे फायदा क्या होगा, ये दिन और रात दोनों समय में, चाहे बादल हो चाहे अंधेरा हो, हर समय में क्या है ये चीजों को देखने में सक्षम होगा। इसका उपयोग कृषि में, डिफेंस में, आपदा प्रबंधन में, सभी प्रकार से इसको करने का प्रॉपर काम कर सकता है और सभी वेदर में काम करेगा। रक्षा के लिए, आपदा के लिए, कृषि के लिए, शहरी नियोजन के लिए, इन सब का जो है वो यहां पर काम करने वाला है। तो ऑप्टो स्टार हम कह सकते हैं ये क्या है, ये दुनिया का पहला ऐसा क्या है भू अन्वेषण उपग्रह है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मिशन। अच्छा, मिशन दृष्टि क्यों रखा गया है, मिशन दृष्टि से रखा गया है क्योंकि इसका काम क्या है, भू अन्वेषण का है, देखने का काम है। जियो ऑब्जर्वेशन का काम है या अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम है। तो यहां पे ऑप्टो का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिक, और SA का मतलब क्या हो गया, सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे हमने आपको बताया कि इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपका रक्षा के क्षेत्र में, ये आपका आपदा के क्षेत्र में, ये आपका कृषि के क्षेत्र में, साथ ही साथ इसका उपयोग जो है वो शहरी नियोजन में किया जाएगा, इनके लिए उपयोग होगा ये। और ये एक प्रकार का अपने आप में सबसे एडवांस क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है, गैलेक्सी आई जो है वो क्या है आपकी एक निजी कंपनी है। जो सबसे बड़ा काम इसने क्या किया है, ये अभी तक का निजी कंपनी के द्वारा सबसे भारी उपग्रह का क्या किया गया है, इसने निर्माण किया है। ये अपने आप में दुनिया में पहली ऐसी व्यवस्था हुई है जिसमें हम लोगों ने दोनों प्रकार की इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रॉपर क्या किया है, उपयोग करने का कार्य किया है। तो इसको हम लोग देख सकते थे। इस प्रकार से इसको आपको डिटेल में चीजों को लिखना था कि कैसे ये काम करता है और किस प्रकार से ये आगे अपने उपयोगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, वो है लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया आपका फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से, यानी कि AI से पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए, इसके अनुप्रयोगों का वर्णन उचित उदाहरणों के साथ कीजिए, एजेंटिक AI प्रणालियों से संबंधित लाभों, जोखिमों और चुनौतियों की चर्चा करें। तो आपको पहले बताना था कि AI क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है। तो ऐसी मशीन जो क्या करे, मानव की नकल करे या मानव की नकल करने का प्रयास करे, जिसमें हम लोग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम का यूज करते हैं। हम उसमें आपका ICT का यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, या ऐसे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं जो क्या करती है, इसको बनाने का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, एजेंटिक AI जो होती है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, एजेंटिक AI, ये जो है वो जनरेटिव AI से इस रूप में भिन्न है कि ये अपने आप में, इसको जो भी टास्क दिया जाता है, इस टास्क को करने के लिए क्या करती है, ये कुछ हद तक क्या करती है, स्वयं निर्णय लेती है, उसको हल करने का प्रयास करती है, हल करने का
प्रयास करती है। ये नए विचार कह सकते हैं या आइडिया आपको दे सकती है, या क्या कह सकते हैं इसको, आपको आपके लिए एक नया, आपके लिए नया एक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। नया आपके लिए क्या कर सकता है, एक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। जैसे अभी तक क्या था, जो आपका जनरेटिव एआई है, उसका काम केवल क्या था कि चीजों को केवल टेक्स्ट कर देना, इमेज बना देना, यही काम था। ये उससे आगे की व्यवस्था है जिसमें एजेंटिक एआई क्या करेगा, मानव के कार्यों को करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरेगा और आपके समस्याओं का समाधान आपके अनुसार कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शहर में हो और आप चाहते हो कि आप एक होटल प्लान करना चाहते हो कि हमको होटल में ठहरना है, हमारा बजट ये है, तो आसपास कौन सा बेहतर होटल हो सकता है जो हमारे बजट में होगा। तो आप अपने इनपुट डालोगे उसमें, तो वो क्या करेगा, अपने बजट के अनुसार, आपके अनुसार एक बेहतरीन प्लानिंग करके आपको दे देगा कि ये व्यवस्थाएं हैं, अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपका ये पैसा भी बच जाएगा और आपको बेहतरीन सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आपके कार्यों को, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, आपके कार्यक्रम हैं, उनको आसान बना करके एक सटीक मॉडल बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने का क्या करता है, काम करता है। मार्केट रिसर्च कर सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये क्या क्या कर सकता है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या कर सकता है, एक पहले क्या करता है, ये इसको एक लक्ष्य दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है। ये पहले एक लक्ष्य इसको दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, गोल दिया जाएगा। फिर गोल देने के बाद क्या करता है, अपना एक योजना बनाता है। टारगेट के बाद क्या करता है, अपना एक योजना यानी प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग में रिएक्ट करता है, रीजन और एक्शन लेता है, रिएक्ट करता है। री का मतलब होता है आपको रीजन बनाता है और फिर क्या करता है, आपको एक्शन लेता है। रीजन बताएगा और फिर एक्शन लेगा। योजनाएं बताता है। योजनाएं बनाने के बाद आपके क्या करता है, ये मेमोरी अपने में क्या रखता है, जो इसके पास मेमोरी है उस मेमोरी के आधार पे काम करता है। इसके पास मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है और एक क्या होती है इसके पास, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इस मेमोरी के आधार पर क्या करता है, वो योजना को कैसे सफल बनाना है उस पर काम करता है। और इसके बाद ये क्या करती है, अपना टूल्स का उपयोग करती है। टूल्स का क्या करती है, उपयोग करती है और इस तरह से जो है वो अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने का कार्य करती है। इसमें देखिएगा फिर क्या होता है कि जो जनरेटिव एआई था उसका काम केवल क्या था, इससे पहले की अगर बात करें जनरेटिव आई, इससे पहले जो है वो आपका क्या है, जनरेटिव एआई जो है वो केवल क्या कर सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, केवल आपका इमेज बना सकता है, केवल आपका क्या कर सकता है, वीडियो बना सकता है। उससे एडवांस रूप क्या है आपका, ये एजेंटिक एआई होता है जो मार्केटिंग रिसर्च कर सकता है। ये क्या क्या कर सकता है, इसे काम अगर देखे जाएं तो ये मार्केटिंग रिसर्च करने का काम कर सकता है। ये कोडिंग कर सकता है, आपके लिए क्या कर सकता है, बेहतर कोडिंग करने का काम कर, इसको आप लक्ष्य बता देंगे तो अपने अनुसार क्या करेगा, ये कोडिंग कर देगा। ये एक काम और कर सकता है, गलतियां ढूंढ सकता है। ये गलतियां ढूंढ सकता है, इसका काम कर सकता है। ये गलतियां ढूंढने के अलावा अगर देखा जाए तो ये अगर आप कोई जो सप्लाई चेन होती है तो सप्लाई चेन का प्रबंधन कर सकता है। सप्लाई चेन का क्या कर सकता है, प्रबंधन करने का काम कर सकता है। आपने कोई सिस्टम है जिसमें आपको देखना है कि सप्लाई चेन में कोई खराबी तो नहीं है, तो सप्लाई चेन को बेहतर करने का यह काम कर सकता है। ये स्वायत्त ग्राहक सेवा का काम कर सकता है। इसे बताया हमने शुरू में, बताया आपको स्वायत्त ग्राहक सेवा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टिकट क्रिया किया हुआ है, मूवी का टिकट लिया है, किसी रेलवे का टिकट लिया है, कहीं का भी टिकट लिया है, फिर आप जो है वहां पे उसको आप यूज नहीं करना चाहते हो,
तो ये अपने अनुसार क्या कर देगा, उस टिकट को कैंसिल करके उसका पैसा आपके अकाउंट में स्वयं क्या कर देगा, भेज देगा। तो ग्राहक के साथ ये कम्युनिकेट करके उनकी समस्याओं का अपने आप क्या करेगा, समाधान करने में क्या होगा, सक्षम होगा। इसमें क्या होता है, आपका एक ऐप या टूल्स का उपयोग किया जाता है। अगर आप पूछा जाए कि जो आपका एजेंटिक एआई होता है वो क्या है, तो एजेंटिक एआई क्या करता है, ये टूल्स का या एप्लीकेशन का उपयोग कर, टूल्स या एप्लीकेशन का उपयोग करता है और असल दुनिया का कार्य करता है। जो असल दुनिया होती है यानी कि वास्तविक जो दुनिया होती है उसका क्या करता है, ये कार्य करने का कार्य करता है। तो पहले तो इसके लिए टूल्स बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, फिर उस टूल्स और एप्लीकेशन से क्या करता है, ये असल दुनिया का काम करता है। इसमें कम स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्या कर सकता है, इसमें स्वयं निर्णय लेता है। इसमें कम मानवीय हस्तक्षेप होता है, कम मानवीय हस्तक्षेप होता है, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। सारे निर्णय लेना सारा कुछ टूल्स और एप्लीकेशन से ही हो जाता है। ये योजना बनाता है, ये योजना बनाता है। और एक चीज और ये करता है कि हालात के अनुसार क्या करता है, अपने रिजल्ट को तुरंत बदलने में सक्षम होता है। तो हालात के आधार पर क्या करता है, काम में बदलाव कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या करेगा, हालात के आधार पर, हालात के आधार पर क्या करता है, ये अपने काम में क्या कर देता है, बदलाव लाने का कार्य करता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एजेंटिक एआई जो है वो जनरेटिव एआई से काफी एडवांस है और ये खुद से निर्णय लेने में सक्षम है, ये मानव के कार्यों को आसान करने में है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो हम पाते हैं यहां पर कि इसमें एक प्रकार का क्या है, आपका जो लाभ हो गया। अब जोखिम और चुनौतियों की बात अगर देखें एक लाइन में, तो हम यहां पर यह पाएंगे कि इसका जोखिम क्या हो सकता है। तो इसका जोखिम यही हो सकता है कि ये मान लो इसके सामने कोई गलत सूचना आती है, तो गलत डेटा अगर फीड किया गया है तो ये गलत डेटा के साथ ही क्या करेगा, आपके रिजल्ट्स देगा। इसमें क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी का खतरा रहेगा, इसमें प्राइवेसी या निजता का खतरा बना रहेगा। आने वाले समय में मानव के द्वारा जो क्रिएटिविटी है उसका खत्म होने की समस्या बन सकती है। तो इन सब बिंदुओं को आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इसको जो है वो क्या किया है, वरीयता दी है। अभी भारत सरकार ने एक कंपनी है 12x के साथ मिलकर के फिक्सिट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके द्वारा भारत सरकार का यह कहना है कि जो हमारे यहां इंडिया में जितना भी आपका जो जमीन जायदाद या कह सकते हैं कि जितना भी आपका प्रोजेक्ट चलता है, इन सबको बेहतर तरीके से समन्वित करने के लिए या उन पर बेहतर काम करने के लिए जो रियल इस्टेट होता है, तो रियल इस्टेट के जो टास्क होंगे वो आजकल जो है वो एजेंटिक एआई से ही कराए जाएंगे। किससे कराए जाएंगे, एजेंटिक एआई से ही कराए जाएंगे। इसके अलावा रियल इस्टेट का काम हो गया, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि एक और चीज की जा रही है, वो आपका क्या है, व्यावसायिक प्रक्रिया के उपयोग के लिए, व्यावसायिक प्रक्रिया के जटिल राजस्व संचालन के लिए, जटिल राजस्व संचालन के लिए भारत सरकार ने जो है वो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और बहुत जल्दी ही ये लोगों के सामने इसका टास्क और इसका जो परफॉर्मेंस देखना सबको सामने प्रस्तुत हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी ही जो है वो इसके रिजल्ट सामने दिखाई देने लगेंगे। तो कुल मिला के बात हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई जो है वो आपका काफी बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेगा, और ये मानव के कार्यों को और बेहतर करने का काम करेगा। मानव के जो टूल्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको और बेहतर करके मानव की समस्याओं का या मानव के सामने जो टास्क है उनको अपने अनुसार हैंडल करके बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो काफी
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा डीप में या कहीं और से नहीं पूछे गए थे। 2 टॉपिक तो सीधे सीधे आपके करंट अफेयर के ही थे और एक आपका जो चल रहा है ट्रेंड उसमें ही था। अब बात आती है कि अगले साल या और अगले साल जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनके लिए जो हमने आपको बताया कि ये 10 टॉपिक हैं, इनको हमको अच्छे से पढ़ना है, इनको हमको टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर जोड़ करके पढ़ते रहना है, जिससे कि कोई समस्या आपको ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।